अगली जो हस्तकला है, अगली हस्तकला की हम बात करते हैं काष्ठ कला। काष्ठ कला के नाम से ही आपको पता है, काष्ठ का मतलब होता है क्या? लकड़ी। लकड़ी के जो विभिन्न उपकरण बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं कौन सी कला? काष्ठ कला। जैसे सजावटी दरवाजे बनाए जाते हैं। काष्ठ कला जो है, काष्ठ कला फेमस है बस्सी। कहाँ है बस्सी? और ये बस्सी नहीं है जयपुर वाला, ये बस्सी कौन सा है? ये बस्सी है चित्तौड़गढ़ वाला। तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है काष्ठ कला। पहली बात इसकी परिभाषा, परिभाषा इसके नाम से पता है, लकड़ी के कलात्मक खिलौने, ठीक है। और उपकरण बनाने की कला क्या कहलाती है? काष्ठ कला कहलाती है। यदि आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? काष्ठ कला कहलाएगी। इसके लिए फेमस है बस्सी चित्तौड़गढ़। इसका जो प्रमुख कलाकार है, इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं कौन? प्रभात जी सुथार। कौन माने जाते हैं? काष्ठ कला के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं कौन? प्रभात जी सुथार। अब देखो, काष्ठ कला के विभिन्न प्रकार हैं। काष्ठ कला में एक आता है कावड़। कावड़ का नाम सुना है आपने खूब। अरे कावड़ नहीं लाते क्या? ये भी तो काष्ठ से ही बनती है। तो काष्ठ कला का उदाहरण है ये। एक है इसका उदाहरण कठपुतली। कठपुतली जिसको नटिया भाट जाति के लोग अपने हाथों पर ऐसे नचाते हैं, उसे कहते हैं क्या? कठपुतली। एक व्यक्ति थे दादा पदम जी। दादा पदम जी बहुत ही फेमस कलाकार है। किस कला के? कठपुतली कला के। एक होता है, हम घरों में एक छोटा सा मंदिर रखते हैं, लकड़ी का रखते हैं ना। ये आया हुआ सवाल है, अभी एक पेपर में आया था। इसे कहा जाता है मिनीएचर। मिनीएचर वुड टेम्पल। मिनीएचर वुड टेम्पल का मतलब होता है, मिनीएचर का मतलब होता है छोटा, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और टेम्पल का मतलब मंदिर। लकड़ी का छोटा मंदिर जिसे मिनीएचर वुड टेम्पल कहते हैं। अब ये नाम नहीं आया था, इस नाम से तुम पकड़ लोगे, वुड मानी लकड़ी, पकड़ लिया। नाम ये नहीं आया था, नाम आया था क्या? बेवाण। क्या है? बेवाण क्या है? तो बेवाण जो है ना, लकड़ी का निर्मित एक छोटा सा मंदिर है। घरों में रखते हैं ना। आप मन्निकगढ़ पे जाना, जैसे मन्निकगढ़ पे चढ़ोगे आप तो 3-4 दुकान है फर्नीचर की, उन पे आपको रखे मिलेंगे छोटे छोटे से, बहुत ही कलात्मक, बहुत ही सुंदर। क्या रखे हुए हैं? मंदिर टाइप के घर से बना रखे हैं। वहां आप अपने देवताओं को रखकर बढ़िया पूजा करें, तो उसे कहते हैं क्या? बेवाण। ये पूछा गया था। तो ये सब किस में आता है? ये सब आता है काष्ठ कला में। आगे बात समझ में? तो हेडिंग डालिए काष्ठ कला। काष्ठ, काष्ठ कला। इनकी परिभाषा मत भूलना, बस परिभाषा से आधा सा काम हो जाता है। जैसे टेराकोटा। क्या है टेराकोटा? अब तुम टेराकोटा से ये मत समझना कि टेरिकोट का कपड़ा है टेराकोटा। हाँ, क्या है टेराकोटा? टेराकोटा मरण शिल्प का ही एक नाम है। और मरण शिल्प का मतलब क्या होता है? क्या बनाए जाते हैं? मिट्टी के खिलौने। ठीक। अब इसमें आपको जगह याद रखनी है। जैसे कल मैंने बताया था, कुंजा बर्तन कहां का प्रसिद्ध है? बसवा। किस लिए प्रसिद्ध है? इसको क्यों जाना जाता है? हरजी गांव क्यों प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर मरण शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। श्यामोता गांव सवाई माधोपुर, महटोली गांव, बूनरावता गांव नागौर, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? मरण शिल्प के लिए। ठीक है। ऐसे होती है पोटरी। अब पोट्री में भी बर्तन बनते हैं, लेकिन किसके? चीनी मिट्टी के। तो पोट्री में ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री, कागजी पोट्री। ऐसे ही आपको काष्ठ कला में याद रखना है। तो लिखिए काष्ठ कला। तो इसकी पहले तो लिख लो परिभाषा। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? लिखो लकड़ी के कलात्मक, लकड़ी के कलात्मक एवं सजावटी, लकड़ी के कलात्मक एवं सजावटी वस्तुएं बनाने की कला। कलात्मक एवं सजावटी वस्तुएं बनाने की कला। ठीक है, ये परिभाषा है काष्ठ कला। कोई नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद अगली बात लिखिए बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रभात जी सुथार काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रभात जी सुथार काष्ठ कला के हैं। क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ प्रभात है, अच्छा सॉरी प्रभात जी सुथार, सॉरी प्रभात जी सुथार, प्रताप नहीं है प्रभात। प्रभात जी सुथार काष्ठ कला के क्या हैं? प्रसिद्ध कलाकार हैं। कौन? प्रभात जी सुथार। कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है काष्ठ कला। अब देखो काष्ठ कला के प्रकार हम पढ़ते हैं, तो काष्ठ कला में सबसे पहले आती है आपकी क्या? कावड़। क्या आती है? कावड़। तो कावड़ ये लकड़ी की बनी होती है और इसमें देवताओं को स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो कावड़ भी काष्ठ कला का उदाहरण है। और कावड़ भी कहां की प्रसिद्ध है? कावड़ भी प्रसिद्ध है कहां की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। तो अगला हेडिंग लिखिए कावड़। कावड़। कावड़ में लिखो, यह लकड़ी से बनी, यह लकड़ी से बनी मंदिर नुमा, यह लकड़ी से बनी मंदिर नुमा आकृति होती है। यह लकड़ी से बनी मंदिर नुमा आकृति होती है, जिसमें देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है। ठीक, देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, बस्सी चित्तौड़गढ़ की कावड़ प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की कावड़ प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की कावड़ प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो कावड़ जो होती है ना, ये कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? मेन रूप से। अब ये नहीं है कि आप कहेंगे नहीं साहब हम तो नहीं रंगेंगे लाल रंग से, लेकिन मुख्य रूप से ये लाल रंग से रंगी जाती है और इस पर काले रंग से देवी देवताओं की कहानियों का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती हैं तथा इसके ऊपर, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती हैं तथा इसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का, पौराणिक मतलब पुरानी, तथा इसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है। काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है, ठीक। तो काष्ठ कला का पहला प्रकार हो गया क्या? कावड़। कावड़ के बाद दूसरा आता है इसका प्रकार बेवाण। क्या है बेवाण? क्या है? बेवाण लकड़ी का बना एक छोटा क्या होता है? मंदिर, जिसमें देवी देवता स्थापित किए जाते हैं। इसलिए इस बेवाण को कहा जाता है क्या? मिनिएचर वुड टेम्पल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिनिएचर वुड टेम्पल कहा जाता है। किसको? बेवाण को। तो बेवाण भी किसका उदाहरण है? काष्ठ कला। मंदिर नुमा आकृति होती है लकड़ी की, जिसमें देवी देवता स्थापित होते हैं और इसे कहा जाता है क्या? मिनिएचर वुड टेम्पल। डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, बेवाण क्या है, ठीक है। बातिक क्या है? क्या है बातिक? क्या है बातिक बताइए। अरे बातिक में पढ़ाया था आपको लोक चित्रकला में। क्या होता है बातिक में? अरे कपड़े किस चित्र बनाकर चित्र को रंगने की कला।
जिस जिस हिस्से को नहीं रंगना होता है उस पर क्या लगा दिया जाता है? मोम। इसे कहते हैं क्या? बातिक। तो ऐसे ही पूछेगा बेवाण क्या है, तो काष्ठ की या लकड़ी की बनी मंदिर नुमा आकृति क्या कहलाती है? बेवाण। लिखो, लकड़ी की बनी, लकड़ी या काष्ठ एक ही बात है, लकड़ी की बनी मंदिर नुमा आकृति, लकड़ी की बनी मंदिर नुमा आकृति। ठीक, तो बेवाण की परिभाषा हो गई लकड़ी की बनी मंदिर नुमा आकृति। फिर नीचे लिखो, इसे मिनिएचर वुड टेम्पल, इसे मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया कावड़ बेवाण। बेवाण इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काष्ठ कला का अगला उदाहरण आता है, कौन सी कला? कठपुतली। बहुत इंपॉर्टेंट है कठपुतली। देखो, कहा जाता है कि जो राजस्थान है वो कठपुतली की जन्म स्थली है। मतलब कठपुतली कला का जन्म भी कहां हुआ है? राजस्थान में हुआ है। देखिए, कठपुतली लकड़ी की बनी विभिन्न आकृतियां होती हैं और इनको एक जाति होती है नटिया भाट। नटिया भाट जो होते हैं ये इनको अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? इसके पीछे उद्देश्य होता है आजीविका। किसके लिए नचाते हैं? आजीविका के लिए। ये खेल दिखाते हैं नटिया भाट, किसके लिए? आजीविका के लिए। और ये लकड़ी से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? कठपुतली। देखो, कठपुतली जो है, कठपुतली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं कौन? दादा पदम जी। कौन माने जाते हैं? दादा पदम जी। दादा पदम जी इसके प्रमुख कलाकार हैं। किसके? कठपुतली के। कठिया जो कठपुतली होती है इसको कौन नचाता है? नटिया भाट जाति के लोग। उद्देश्य क्या होता है इनका? इनका उद्देश्य होता है क्या? आजीविका। आजीविका कमाने के लिए इनको ये नचाते हैं। ये कठपुतली किसकी बनी होती है? कठपुतली बनी होती है किसकी? लकड़ी की। लिखिए, कठपुतली में लिखो, राजस्थान को कठपुतली कला की जन्म स्थली माना जाता है। राजस्थान को कठपुतली कला की जन्म स्थली माना जाता है। राजस्थान को कठपुतली कला की जन्म स्थली माना जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात लिखिए, कठपुतली लकड़ी से बनी, कठपुतली लकड़ी से बनी, कठपुतली लकड़ी से बनी विभिन्न प्रकार की कलाकृति, विभिन्न प्रकार की कलाकृति होती है। विभिन्न प्रकार की कलाकृति, विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं? कलाकृति होती हैं, जिन्हें नटिया भाट, जिन्हें नटिया भाट अपनी आजीविका के लिए, जिन्हें नटिया भाट अपनी आजीविका के लिए नचाते हैं, अपनी आजीविका के लिए नचाते हैं। ये रहा बोर्ड, अब ये गुर करेगा। ठीक है, ठीक है। नटिया भाट अपनी आजीविका के लिए नचाते हैं। उसके बाद लिखो, दादा पदम जी को, अगली बात, दादा पदम जी को कठपुतली कला का जन्मदाता माना जाता है। दादा पदम जी को कठपुतली कला का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, दादा पदम जी को कठपुतली कला का क्या माना जाता है? जन्मदाता, जनक। उसके बाद देखो, कठपुतली फेमस कहां की है बताइए? कहां की फेमस है? देखो, अगर ये सवाल पूछे
कि निम्न में से किसे कठपुतली नगर कहा जाता है? नहीं, कठपुतली नगर कहते हैं जयपुर को। किसे कहते हैं? चाहे जयपुर में कठपुतली बनती नहीं है इतनी, लेकिन सबसे ज्यादा कठपुतलियों का प्रचलन, इनका प्रदर्शन कहां होता है? जयपुर में। इसलिए जयपुर को कहा जाता है क्या? जयपुर कहलाता है कठपुतली नगर। जयपुर क्या कहलाता है? कठपुतली नगर कहलाता है। इसके अलावा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कठपुतली के लिए। कहा जाता है उदयपुर के एक व्यक्ति थे, अब वो नहीं रहे हैं, उनका नाम था देवीलाल सामर, और इस देवीलाल सामर ने कठपुतली को उदयपुर से लेकर और विश्व तक क्या दिलाई? पहचान दिलाई। ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं कठपुतली के, देवीलाल सामर। ठीक है, अब नहीं है, ये स्वर्गवासी हो गए। कहाँ के थे ये? उदयपुर के। तो आगे लाइन लिखिए, जयपुर को कठपुतली नगर कहा जाता है। जयपुर को कठपुतली नगर कहा जाता है। जयपुर को कठपुतली नगर कहा जाता है। ठीक, अगली बात लिखो, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ भी, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ भी, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ भी कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध हैं। उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ भी कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध हैं। नहीं, किसने बताया जोधपुर? मैंने कब बताया जोधपुर? जोधपुर का नाम ही नहीं लिया, पीछे से बोल रहा था जोधपुर। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कठपुतली कला के लिए। जयपुर को क्या कहते हैं? कठपुतली नगर। उदयपुर के कौन हैं? उदयपुर के स्वर्गीय देवीलाल सामर। क्या नाम था? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर एक संगठन चलाते थे, इसका नाम था लोक कला मंडल उदयपुर। क्या चलाते थे ये? लोक कला मंडल उदयपुर। और ये जो लोक कला मंडल उदयपुर है, ये भारत ही नहीं, भारत से बाहर जाके किसका प्रदर्शन करता था? कठपुतली कला का। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कठपुतली कला को पहचान देवीलाल सामर के नेतृत्व में किसने दिलाई? लोक कला मंडल उदयपुर ने। ये जो मंडल था, इसका यही काम था कि ये देश विदेशों में किसका प्रदर्शन करता था? कठपुतलियों का। ठीक है, तो लिखो, लिखो स्टार लगाकर। ये सब हमारी क्लास में होता है, स्टार लगाकर लिखिए, गई काम से। अब स्टार लगाकर लिखो, उदयपुर के, उदयपुर के लोक कला मंडल ने, उदयपुर के लोक कला मंडल ने, लोक कला मंडल ने स्वर्गीय देवीलाल सामर के नेतृत्व में, स्वर्गीय देवीलाल सामर के नेतृत्व में, स्वर्गीय देवीलाल सामर के नेतृत्व में, कोई नहीं कोई नहीं, ये आज की बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वर्गीय देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतली कला को, कठपुतली कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कठपुतली कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोक कला मंडल, उदयपुर के लोक कला मंडल ने स्वर्गीय देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतली कला को, कठपुतली कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ठीक है, अब देखो, अभी सवाल आया था, एक एग्जाम हुआ था जेईएन का, जेईएन का एग्जाम हुआ था, उसको अधीनस्थ बोर्ड ही लेता है। उसमें एक सवाल पूछा था, जाके देखना, आप मत देखना, हम ही बता देंगे। हाँ, आप क्यों परेशान हो? जेठाना गांव क्यों प्रसिद्ध है? जेठाना गांव। अब ये करता है अधीनस्थ बोर्ड, काष्ठ कला पढ़ी, कावड़ खूब पढ़ी,
कठपुतली खूब पढ़ी, देवीलाल सामर खूब पढ़ा, बेवाण खूब पढ़ा, और पूछ क्या लिया, जेठाना गांव। ठीक है, गया बराबर पढ़ा लिखा सब। जेठाना गांव है कहां, पहली बात तो यही नहीं पता। तो जेठाना गांव है डूंगरपुर में। कहां है, ये प्रसिद्ध है किसके लिए, काष्ठ कला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, और काष्ठ कला में भी किसके लिए, कलात्मक एवं नक्काशीदार दरवाजे बनाने के लिए। नक्काशी का मतलब समझते हो, एक तो हम ऐसा दरवाजा बनाते हैं कि बोर्ड लाए, उस बोर्ड पर सनमाइका चिपका दी और एक कुंडी लगा दी, बन गया दरवाजा। ये तो कोई दरवाजा नहीं होता। ठीक है, तो दरवाजे का सबसे आसान तरीका है, एक आप जब अच्छे घरों में जाते हैं या अच्छी जगह जाते हैं तो जो दरवाजे होते हैं ना, वो लकड़ी से बनाए जाते हैं और लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई जाती है, फूल सा बनाया जाता है, उसको कहते हैं नक्काशीदार दरवाजे। बहुत मेहनत से बनते हैं ये। ठीक है, बहुत महीन काम होता है, मशीन से ऐसे उस लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की क्या बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है कौन सा गांव, जेठाना। ठीक है, यही आ गया अब ये। चलिए, अभी अपने आप लग जाया करेगा। सही है तो यार, हाँ, वहाँ को निकल जाती होगी हवा। अब सही है, कोई आएगा इसको खोलेगा अपने आप, ऑटोमेटिक हो गया अब ये। ठीक है, इसमें भी लगाओ ऐसा एक, तो लिखो, स्टार लगा के लिखो। आपकी समस्या दूर हुई नहीं हुई है? नहीं हुई? चलिए कोई बात नहीं है। लिखो, जेठाना गांव डूंगरपुर। अरे भूला नहीं था यार, कुछ सोच रहा था मैं। जेठाना गांव डूंगरपुर लकड़ी के, जेठाना गांव डूंगरपुर लकड़ी के कलात्मक एवं नक्काशीदार, लकड़ी के कलात्मक एवं नक्काशीदार दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा शिल्प, काष्ठ शिल्प। ठीक है, ये काष्ठ शिल्प है आपका। ठीक, तो काष्ठ शिल्प में आप कावड़ याद रखना, बेवाण याद रखना, और जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो याद रखने हैं आपको, कठपुतली याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगली हस्तकला आती है, और अगली हस्तकला है आपकी कौन सी शिल्प, चर्म शिल्प। चर्म का मतलब क्या होता है, चमड़ा। चमड़े के जो भी वस्तुएं बनती हैं, जूतियां बनती हैं, चमड़े के पर्स बनते हैं, जो भी चमड़े की वस्तुएं बनाने का काम करता है उसे कहते हैं क्या, चर्म शिल्प। अभी तो तुम भूल जाओ कि ये आएगा कि चमड़े से बनी वस्तुएं कहलाती हैं। ए में दे देगा चर्म शिल्प, बी में दे देगा काष्ठ शिल्प, ये तो देगा नहीं वो। ठीक है, देगा क्या, देगा ये कि चर्म शिल्प के लिए कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है चर्म शिल्प के लिए, तो एक जगह है मानपुरा माचेड़ी। कहाँ है मानपुरा माचेड़ी, कहाँ है, मानपुरा माचेड़ी है जयपुर में। एक है तिलौनिया, तिलौनिया कहाँ है, अजमेर में। एक है भीनमाल, भीनमाल कहाँ है, जालौर में। ये तीन जगह है राजस्थान में। राजस्थान में तीन जगह हैं, एक तो है कौन, मानपुरा माचेड़ी, और मानपुरा माचेड़ी कहाँ है, जयपुर में। एक है तिलौनिया, तिलौनिया कहाँ है, तिलौनिया है अजमेर में। मानपुरा माचेड़ी, तिलौनिया अजमेर, और एक है भीनमाल। कहाँ है भीनमाल, भीनमाल है जालौर में। ये तीन स्थान है राजस्थान में जो किसके लिए प्रसिद्ध है, चर्म शिल्प के लिए। उसके बाद एक महिला है, उस महिला का नाम है समता शर्मा। क्या नाम है, समता शर्मा। ये प्रसिद्ध कलाकार है किसकी, चर्म शिल्प की। भारत में ही नहीं विदेशों तक में इसका नाम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम उम्र की लड़की है ये, जिसने चमड़े की वस्तुओं पर
किसकी चित्रकारी की थी? सोने की। चमड़े पर स्वर्ण चित्रांकन किया था इसने। चमड़े पर किसका चित्रांकन किया था? चमड़े पर स्वर्ण चित्रांकन करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की है, जिसका क्या नाम है? समता शर्मा। जोधपुर की महिला है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? चर्म शिल्प की प्रसिद्ध कलाकार है समता शर्मा। ये 3 स्थान याद रखने। उसके बाद सवाल पूछता है आपसे, चमड़े की जो हम जूतियां बनाते हैं, जैसे एक बार सवाल पूछा गया है बिनोटा क्या है? क्या है बिनोटा? बिनोटा जूतियां ही हैं, लेकिन किसकी जूतियां हैं ये? दूल्हा और दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती हैं? बिनोटा कहलाती हैं। एक बार सवाल पूछा कि मोजड़ी कहां की प्रसिद्ध है, तो मोजड़ी भी चर्म शिल्प में ही आती हैं। ये प्रसिद्ध है मोजड़ी कहां की? जोधपुर की। एक आती है नागरी जूतियां, और नागरी जूतियां कहां की प्रसिद्ध हैं? नागरी जूतियां प्रसिद्ध है कहां की? जयपुर की। आ रही बात समझ में? एक बार सवाल आया था कि महिला जो जूतियां पहनती है उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? महिलाएं जो जूतियां पहनती हैं उन्हें कहा जाता है लीतरा। लीतरा या सपाटा। हाँ, ये आया हुआ सवाल है, ठीक है। हाँ, लीतरा या सपाटा कहते हैं उसको। सुना है नहीं आपने ये नाम? बताइए। लीतरा तो बहुत फेमस नाम है। गांवों में अगर आप चप्पल पहन के मम्मी पहुंचा दे रही है घुस गए तो यही नाम आएगा, यही आता है ना? हाँ, तो वही होते हैं लीतरा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किसमें से? चर्म शिल्प में से पूछे जाएंगे। लिखिए, परिभाषा तो आप जानते ही हो, पर लिख लो, लिख लो। चमड़े की वस्तुएं बनाना, चमड़े की वस्तुएं बनाना चर्म शिल्प कहलाता है। कोई नहीं आएगा ये। चमड़े की वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? चर्म शिल्प। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। फिर लिखो, राजस्थान में निम्न स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में निम्न स्थान चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में निम्न स्थान चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में निम्न स्थान चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, और तीनों स्थान लिख लीजिए। राजस्थान में निम्न स्थान चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। मानपुरा माचेड़ी, तिलौनिया अजमेर, भीनमाल जालौर। राजस्थान में निम्न स्थान चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? मानपुरा माचेड़ी जयपुर, तिलौनिया अजमेर और भीनमाल जालौर। ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए, स्टार लगा कर लिखिए, जोधपुर की मोजड़ी जूतियां प्रसिद्ध हैं। अंडरलाइन कर लेना, जोधपुर की मोजड़ी जूतियां प्रसिद्ध हैं। जोधपुर की मोजड़ी जूतियां प्रसिद्ध हैं। पहली बात तो मोजड़ी जूतियां प्रसिद्ध हैं जोधपुर की। उसके बाद जयपुर की नागरी जूतियां प्रसिद्ध हैं। जयपुर की नागरी जूतियां प्रसिद्ध हैं। ठीक। उसके बाद लिखो, वर वधू दुल्हा दुल्हन, वर वधू की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है।
वर वधू की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद लिखो किसानों की जूतियों को, किसानों की जूतियों को, किसानों की जूतियों को मुंडा जात या चोब वाली, किसानों की जूतियों को मुंडा जात या चोब वाली कहा जाता है। मुंडा जात या चोब वाली कहा जाता है। उसके बाद महिलाओं की जूतियों को सपाटा या लीतरा कहा जाता है। महिलाओं की जूतियों को सपाटा या लीतरा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद लिखो पढ़े लिखे व्यक्तियों की जूतियों को, पढ़े लिखे, हाँ पढ़े लिखे व्यक्तियों की जूतियों को, ये आपको ऐसा लग रहा है कि क्या लिखवा रहा है यार मास्टर ये लेकिन क्या करूं मैं, मुझे मजा थोड़ी आता है लिखवाने में, क्या करें अब। पढ़े लिखे लोगों की जूतियों को पैजार कहा जाता है, पैजार कहा जाता है। ठीक, उसके बाद लिखो शहरी व्यक्तियों की जूतियों को, शहरी, शहरी व्यक्तियों की जूतियों को पेसूरी कहा जाता है। पेसूरी लिखा हुआ है बोर्ड पर, शहरी व्यक्तियों की जूतियों को पेसूरी, पेसूरी कहा जाता है। ठीक, आ जाते हैं सवाल, आ जाते क्या हैं, आए हैं। ठीक है, ये तो जाने कितनी बार आया है बिनोटा, तो बिनोटा सवाल जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक, अब क्या पता ये भी आ जाए। ठीक, उसके बाद देखो अगली बात, चमड़े की वस्तुओं पर स्वर्ण चित्रांकन के लिए कौन फेमस है, समता शर्मा। कहां की है समता शर्मा, जोधपुर की है, तो स्टार लगाकर लिखो जोधपुर निवासी, जोधपुर निवासी समता शर्मा, जोधपुर निवासी समता शर्मा। चमड़े की वस्तुओं पर, जोधपुर निवासी समता शर्मा चमड़े की वस्तुओं पर स्वर्ण चित्रांकन करने वाली, चमड़े की वस्तुओं पर स्वर्ण चित्रांकन करने वाली, चमड़े की वस्तुओं पर स्वर्ण चित्रांकन करने वाली, करने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सबसे कम उम्र की कलाकार हैं, सबसे कम उम्र की कलाकार हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो सवाल आया है, एक गांव है, उस गांव का नाम है बडू, और बडू गांव कहाँ है, बडू गांव है कहाँ, नागौर में। देखो राजस्थान है ना, राजस्थान में सरकार ये प्रयास करती है कि जो हमारी पुरानी हस्तकला है ना उनको दोबारा से जीवित किया जाए, इसलिए बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े कार्यक्रम होते कि नहीं होते, खूब होते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे पुरानी जो विरासत है, जो हमारी शिल्प कला है, हस्तकला है, ये जो कलाकार हैं, जिन कलाकारों को आज कोई काम नहीं मिल रहा है, वो कलाकार आए, लोग उनको खरीदें, है कि नहीं है। ये कलाकार बेचारे कहाँ हैं आजकल बताइए, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई। हम क्या है, गांधी जी ये कहते कहते मर गए कि खादी पहनिए, खादी स्वदेशी है, स्वदेशी तो है खादी, लेकिन हम उसके बावजूद भी पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनते हैं, पहनते नहीं पहनते, मोंटी कार्लो की पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, पहनने का कारण यह है
कि एक तो आप खादी की दुकान पर जाओ, गली में मिलेगी, पहली बात तो नाम ही नहीं है, छोटी सी गली में छोटी सी दुकान है, खादी भंडार, ठीक है, पहली बात तो वहां तक कोई पहुंचेगा ही नहीं। अब पीटर इंग्लैंड का शोरूम देखो तुम, ऐसा लगता है महल सा, तो कई लोग तो घूमने चले जाते हैं कि देख यहाँ यार, ठीक है, अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। कई लड़कियां तो खरीदती तो कुछ है नहीं, सेल्फ लेके लगा देती है स्टेटस कि पीटर इंग्लैंड में आज हम गए, और ऐसे ऐसे, चाहे लाई कुछ भी नहीं वहां से, लेकिन माहौल तो बड़ा नहीं बना। अब दिक्कत यह है कि खादी भंडार की अलवर में 3-4 दुकान है हॉप सर्कस पे, ठीक है। अब खादी जो है ये महंगी बहुत है। गांधी जी ने जब ये कहा कि लोगों से कि आप खादी पहनिए, तब एक व्यक्ति ने उठकर कहा कि साहब आप तो बड़े जमींदार के बेटे हो, वकालत इंग्लैंड से पढ़कर आए हो, आप वकालत करके आए हो, अफ्रीका में आप केस लड़के आए हो, आपके पास पैसे क्या कमी है, आप पहन सकते हैं, गरीब आदमी खादी कैसे पहन सकता है। बात भी सही है, खादी महंगी है, 1000 रुपये मीटर कपड़ा आ रहा है, 1000 में आदमी 2 जोड़ी जीन्स शर्ट ला रहा है, क्यों पहनेगा भाई वो, है कि नहीं ऐसे ही। तब कहा जाता है गांधी जी ने उसी समय प्रण लिया कि गांधी जी 1 जोड़ी कपड़े में रहेगा, धोती कुर्ता में। अब पता नहीं है गांधी जी दूसरा जोड़ी पहनता था कि नहीं पहनता था, लेकिन हाँ प्रण लिया था कि मैं यही पहनूंगा। और इसी कारण गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया। कहा था ना, जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे तो चर्चिल ने, अब धोती आदमी पहनता है तो यहाँ आधा शरीर दिखता है उसका, ऐसे कुर्ता में रहता है, गांधी जी वैसा कुर्ता पहनता था, आधा यहाँ दिख रहा है। तो चर्चिल, अंग्रेज जो गए थे गोलमेज सम्मेलन में, अंग्रेज तो कोट पैंट लगा के, टाई वाई लगा के बिल्कुल ऐसे बने होते जेंटलमैन, और गांधी जी लठिया लेके धोती कुर्ता पहन जा रहा है। चर्चिल ने देखा कि ये है गांधी, अरे यार, तब इसे कहा कि ये तो आधा नंगा आदमी है, फकीर है ये तो, ठीक है, हाँ ये कहा गांधी। और जब गांधी जी को कुछ नहीं मिला, तब गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटियां मांगी थी, लेकिन मुझे क्या मिले, कंकर मिले, कुछ नहीं मिला था, असफल हो गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये जो बड़ू गांव है ना, एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था का नाम है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की शायद सबसे बड़ी संस्था है, यूएनओ, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस देश में शांति की स्थापना करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ कहा जाता है। यूएनओ की एक संस्था है जो यूएनओ के अंडर में काम करती है, इसका नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसकी हिंदी होती है। इस संस्था ने, इस संस्था के आदमी आए, ये आदमी गए किस गांव में, बड़ू गांव में। ये जो बड़ू गांव है ना, ये बड़ू गांव बहुत दिनों से फेमस है जूतियों के लिए। किसके लिए, जूतियों के लिए। और इसमें जो जूतियां बनती है ना, उन जूतियों के ऊपर कसीदाकारी की जाती है। क्या की जाती है, कसीदाकारी। आप देखते नहीं हो, जब आप जूती खरीदने जाते हैं तो जूतियों के ऊपर विभिन्न तरीके के फूल सा बना होता है, कई तरीके के धागे से आकृति बनी होती है, उसको कहते हैं कसीदा। क्या कहते हैं, कसीदा। तो कसीदा युक्त जूतियों के लिए प्रसिद्ध था बड़ू गांव। लेकिन लोग अंग्रेज हो गए, एडिडास के जूता पहनने लग गए, रिबॉक के पहनने लग गए, जूती कौन पहनेगा। बात भी सही है। इसलिए इस संस्था ने, ये संस्था के लोग आए बड़ू गांव में और इन्होंने कहा कि हम पूरा खर्चा उठाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हस्तकला है ये दोबारा से जिंदा हो। आया वो सवाल है ये कि बड़ू गांव नागौर में किस संस्था के सहयोग से कसीदा युक्त जूतियों के लिए परियोजना चलाई गई। तो उस संस्था का क्या नाम है, यूएनडीपी। यूएनडीपी की हिंदी होती है संयुक्त राष्ट्र। यू से बनता है यूनियन, एन से बनता है नेशन, डी से बनता है डेवलपमेंट और पी से बनता है प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस संस्था ने, ये किसके अंडर में काम करती है, यूएनओ के अंडर में। इस संस्था ने बड़ू गांव नागौर में क्या चलाई, क्या चलाई, कसीदा युक्त जूतियों के विकास के लिए परियोजना। कसीदा युक्त जूतियों के लिए क्या चलाई, परियोजना चलाई। ठीक है, इन सवालों पर ध्यान देना है आपको। चलिए तो लिखो, स्टार लगा के, स्टार लगा के लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ कोष्टक में यूएनओ,
की संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की संस्था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कोष्टक में यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूएनडीपी ने नागौर के बडू गांव में, नागौर के बडू गांव में, नागौर के बडू गांव में कसीदा युक्त जूतियों के विकास के लिए, नागौर के बडू गांव में कसीदा युक्त जूतियों के विकास के लिए एक परियोजना चलाई, एक परियोजना चलाई। ठीक है, तो यह है आपका कौन सा शिल्प? चर्म शिल्प। ठीक, उसके बाद देखो कई ऐसे स्थान हैं राजस्थान में जहां की दरी पट्टियां प्रसिद्ध हैं। जैसे एक बार सवाल आया था, जट पट्टी कहां की प्रसिद्ध है? जट पट्टी का मतलब समझते हो आप? अरे समझते हो? नहीं समझते? जट पट्टी, अरे हाँ, ब्याह शादियों में नीचे खाना जब खाते तो पट्टी नहीं बिछाते, वो दरी पट्टी वही तो है, लेकिन नाम अलग है इसका। ठीक है, जसोल, जसोल गांव का नाम है, और जसोल गांव पड़ता है कहां? बाड़मेर में। जसोल गांव प्रसिद्ध है किसके लिए? जट पट्टियों के लिए। ये जो जट पट्टियां हैं, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है, ये जट पट्टियां किसके बालों से बनती हैं? बकरी के बालों से। तो जसोल की जट पट्टी इसलिए प्रसिद्ध है, नहीं दरी पट्टी तो दुनिया भर में बनती हैं, लेकिन इनकी विशेषता यह है, जसोल गांव बाड़मेर में जो जट पट्टी बनती है, वो किससे बनती हैं? बकरी के बालों से। जैसे एक विशेष प्रकार का कपड़ा बनता है ऊंट के बच्चे के बालों से, ऊंट के बाल से नहीं, ऊंट के बच्चे के बाल से। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? तोड़ियो। इसके बालों को सूती धागे में मिलाकर एक बहुत बेहतरीन कपड़ा बनाया जाता है, उस कपड़े को कहते हैं बाखल। क्या कहते हैं? बताया था ना कल। ऐसे ही बकरी के जो बाल हैं, इन बालों को सूती धागे के साथ मिलाकर क्या बनाई जाती हैं? जट पट्टी बनाई जाती है। ये कहां की प्रसिद्ध है? जसोल गांव की। ये जसोल गांव कहां है? बाड़मेर में। हेडिंग डालो, जसोल की जट पट्टी। ये राजस्थान है। ठीक है, यहां कदम कदम पे कलाकार रहते हैं, लेकिन आज हम इन कलाकारों को भुला चुके हैं। हाँ, बहुत लंबी विरासत है राजस्थान की, है कि नहीं है? राजस्थान में चित्रकला, हस्तकला, स्थापत्य कला, लोकगीत, संगीत, नृत्य बहुत विकास हुआ है। आभूषण, ठीक है, महिलाएं दुनिया भर के आभूषण पहनती थी। आज की महिलाएं, दुख तो इसी बात का है हमको। अब देखो, अब जो पीढ़ी आएगी, दुख इस बात का है कि उनके सिलेबस में क्या दिया जाएगा। आज की महिलाएं तो आभूषण पहनती नहीं है। हम हमारे पूर्वजों की विरासत पढ़ रहे हैं ना, जो हमारी पीढ़ी आएगी वो हमारी विरासत पढ़ेगी। लेकिन हमने दिया क्या विरासत में? क्या दिया? एंड्रॉयड मोबाइल फोन दिया, इंस्टाग्राम पे रील बनाई हमने। यही तो दिया जाएगा कि फलान सिंह महिला के इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स थे, दिन में इतनी रील बनाती थी वो। हम छोड़ के क्या जाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए? ये दुख की बात है कि नहीं है? तो विरासत जो हमारी है वो आज संकट में है कि नहीं? ये संकट में आज हमारे किले, महल, बावड़ियां, ये किस काम आते हैं? ये इस काम आते हैं, लोग जाते हैं गुटखा थूक के आते हैं, बियर पी के आते हैं, ठीक है, और जो बीकानेरी भुंजिया ले जाते हैं उसकी थैली वहीं पटक के आ जाते हैं। इसीलिए तो
तुम देख लो, चाहे आधे से ज्यादा जो हमारे स्थल है, विरासत है, उन पर यही काम हो रहा है। कई आशिक जाते हैं, दिल बनाते हैं और फलान सिंह संग फलान सिंह लिख के आ गए। कर क्या रहे हो तुम, बताओ? ये है कि नहीं है? तो हमारी विरासत जो है, इसका संरक्षण जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। और इसको हम और आप ही सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान ये है कि कितने लाइक आ गए, है कि नहीं है? तो पहले की महिलाएं आभूषण प्रिय हुआ करती थी। पहले हमारे कितने लोकगीत हुआ करते थे, महिलाएं इतने गीत गाया करती थी, बढ़िया 4-5 महिला बैठ जाए, गीत शुरू। आज की महिला बैठेगी तो अरिजीत सिंह का गम भरा गाना सुनेगी, दिल के अरमां सोम बह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। अब पहले की महिलाएं जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, उसके गाने सुना करती थी। बताओ ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? वो कौवे के माध्यम से संदेश भेजती थी कि मेरा पति जहां भी है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, आज की महिला कहते हैं रिचार्ज बीत गया है, रिचार्ज कर दे, सुरक्षित रहे चाहे मत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी विरासत पर संकट के बादल हैं। खैर कोई नहीं, लिखो आप, थोड़ी देर लिखो, हेड लिखो, हेडिंग डाल लिया, इसमें लिखो जसोल गांव बाड़मेर में, जसोल गांव बाड़मेर में बकरी के बालों से, बकरी के बालों से जो, बकरी के बालों से जो दरी पट्टियां बनाई जाती हैं, बकरी के बालों से जो दरी पट्टियां बनाई जाती हैं, उन्हें जड़ पट्टी कहा जाता है, उन्हें जड़ पट्टी कहा जाता है। उन्हें जड़ पट्टी कहा जाता है। अब देखो, यहीं तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा वो, आपका पीछा यहीं तक नहीं छोड़ेगा वो, बहुत ही समझदार आदमी है। आप जड़ पट्टी पढ़ के चले गए, ठीक है, सवाल आया जिरोही भाकला गंधा क्या है, या जिरोही भाकला गंधा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जड़ पट्टी के ही नाम है ये। वहां के आदमी स्थानीय भाषा में जट पट्टी को ही जिरोही कहते हैं, इसे ही भाकला कहते हैं और इसे ही क्या कहते हैं? गंधा। तो स्टार लगा के लिखो, जिरोही भाकला गंधा, जिरोही भाकला गंधा जट पट्टी के ही अन्य नाम हैं। जिरोही भाकला गंधा जट पट्टी के ही अन्य नाम है। ठीक है, कल बात करते हैं आपसे। अब धन्यवाद।